अब जब एक एक करके मेंडलीव की टेबल में डीमेरिट्स निकलना शुरू हुए तो पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड हिल गया, सब जगह खलबली मच गई, सबका दिमाग खराब हो गया। क्यों? ऑब्वियसली ऐसा साइंटिस्ट जो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर रहा था, जिसके प्रिडिक्शन सही निकल रहे थे, उसका क्लासिफिकेशन अगर फेल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी सबसे, है ना। सबके दिमाग में आया कि यार इतना अच्छा क्लासिफिकेशन जो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की भी बात कर रहा है और बहुत सही तरीके से बात कर रहा है कि उसके प्रेडिक्शन सही बैठ रहे हैं, अगर उसका क्लासिफिकेशन भी फेल हो रहा है, इसका मतलब हम फंडामेंटली बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। फिर से एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज शुरू हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एक एक करके शुरू हुए और फिर फाइनली एक एक्सपेरिमेंट सामने आया, किसका? हेनरी मोज़ले। ठीक है, हेनरी मोज़ले। हालांकि वो ऐसा नहीं था कि इसी पर ही काम कर रहे थे, वो कुछ और काम कर रहे थे, मैं अभी आपको बताती हूँ। बट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड ना करके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के हिसाब से होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास से। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक सारे क्लासिफिकेशन में हो रही थी कि अब तक जितने भी क्लासिफिकेशन आए थे दे वर ऑल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और इसलिए एक आ रहा था फेल हो रहा था, दूसरा आ रहा था फेल हो रहा था। पर जब मेंडलीव का फेल हुआ तो सबका आउट हो गया एकदम, राइट। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? हेनरी मोज़ले का एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने क्या किया, कैसे ये बताया कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और फिर उसके बाद ये वाली टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखिए, नाम ही लिख लो, हेनरी मोज़ले, नाम ही काफी है। हेनरी मोज़ले। ये क्या कर रहे थे? ये एलिमेंट्स पर मैंने कहा ये क्या कर रहे थे, कहती मुझे क्या पता। सो ये क्या कर रहे थे? एलिमेंट्स पर ही वॉज बम्बार्डिंग कैथोड रेज। थोड़ा बहुत तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, कैथोड रेज तो पढ़ी है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है कैथोड रेज? हाँ, एंड दे आर मेड अप ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये पढ़ा है। यस। और उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी है कैथोड रेज की। उसमें एक प्रॉपर्टी आती है, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज, है ना, आयोनाइजेशन कर सकती हैं वो, है ना, उनका ई बाइम कांस्टेंट होता है, ये सारी प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, मटेरियल पार्टिकल्स की बनी, मतलब उनमें एनर्जी है, वो लाइट पेडल व्हील घुमाया होगा तुमने क्लास में, है ना, ये सब किया ना। एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं? कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। तो वो यही काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? एलिमेंट्स पर कैथोड रेज बम्बार्ड करवा रहे थे, और कैथोड रेज जब एलिमेंट से स्ट्राइक कर रही थी तो उस एलिमेंट से क्या निकल रही थी? एक्स रेज। और इन्होंने उस एक्सरे का क्या करना शुरू किया? एनालिसिस करना शुरू किया। तो नियरली 38 एलिमेंट्स की इन्होंने स्टडी करी, सब पर कैथोड रेज बम्बार्ड करवाई। जैसी कैथोड रे एलिमेंट पर स्ट्राइक करी, एलिमेंट ने क्या किया? एक्सरे एमिट करी। उस एमिटेड एक्सरे की इन्होंने क्या निकाली? फ्रीक्वेंसी निकाली, वेवलेंथ निकाली। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, तो उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये सब उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। ठीक, फिर इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में? ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो एमिटेड एक्सरे थी उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या लिया? अंडर रूट। उसका ग्राफ प्लॉट किया इन्होंने। एक बार किया एटॉमिक मास के साथ, क्योंकि तब तक तो सबके दिमाग में एटॉमिक मास ही था ना, कि एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने भी ग्राफ किसके साथ प्लॉट किया? पहले एटॉमिक मास के साथ। ठीक, बट जब एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट किया तो कोई रेगुलर ग्राफ आया ही नहीं, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। देयर वाज नो रेगुलरिटी इन द ग्राफ। इन लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर इन्होंने वही ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। और जब ये ग्राफ वैल्यूज प्लॉट करना शुरू किया, ग्राफ कैसे बना? स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। अब आप जानते हो अगर कहीं भी ऐसा ग्राफ आता है, इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स, है ना। जिन दो पैरामीटर्स के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरेज वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो डायरेक्टली है तो है, इससे क्या प्रूव हो गया? है तो है, इट इज ओके। बहुत सारे डायरेक्टली आते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्टली आते हैं, इससे क्या प्रूव हो गया? देखो समझो,
हर एलिमेंट की एमिटेड फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। ध्यान से समझना और इमेजिन करते हुए चलना। ए एलिमेंट लिया, उस पर कैथोड रे बम्बार्ड करी, उससे एक्सरे निकली, उस एक्सरे की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इन्होंने मेजर करके नोट डाउन कर ली। बी एलिमेंट लिया, उससे कैथोड रे बम्बार्ड करी, उससे एक्सरे निकली, उसकी भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन्होंने नोट कर ली। जब ऐसे नोट करते गए तो इन्हें समझ में आया हर एलिमेंट से निकलने वाली एक्सरे अलग है, हर एलिमेंट से निकलने वाली एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग, यानी नेचर अलग है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है। इट मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकल रही है, ये जो एमिटेड एक्सरे है, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट अपने नेचर के हिसाब से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एक्सरे क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। और इसलिए सबकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या थी? अलग अलग। तो ये जो पैरामीटर है, ये वाला जो एक्सिस है जहां पर आपने अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये एक्चुअली में क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट इज डिनोटिंग द नेचर ऑफ द एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज, उस एलिमेंट का नेचर समझा रहा है ये। इसका ग्राफ जब एटॉमिक मास के साथ प्लॉट किया तो इर्रेगुलर ग्राफ आया, क्योंकि वाकई में प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड नहीं करती। और जब इसी का ही ग्राफ एटॉमिक नंबर के साथ बनाया तो ग्राफ कैसा आ गया? स्ट्रेट लाइन। इट मींस नेचर ऑफ द एलिमेंट इज डिपेंडिंग अपॉन atomic number. Properties of the elements are depending upon atomic number and not atomic mass. तब इन्होंने यहां से कंक्लूड किया, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कि atomic number is a more fundamental property than atomic mass and hence classification should be done on the basis of atomic number and not on the basis of atomic mass. क्या ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यस, तो उन्होंने एक्सरे जो एमिट हो रही हैं उनका एनालिसिस किया है। एमिटेड एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या डिनोट कर रही है? उस एलिमेंट का नेचर, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही हैं? एटॉमिक नंबर पे। तो क्लासिफिकेशन भी किस पर होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या दिमाग में सवाल उठ रहा है, मैम अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों? तो पूछो ना, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर क्यों नहीं, इसका क्यूब क्यों नहीं, इसका क्यूब रूट। तो बेटा वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब किया होगा। अगर तुम सोच पा रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो सोच पाए ही होंगे। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी के साथ भी, भाई एकदम से तो आंखें बंद करके अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे तो नहीं किया होगा ना। फ्रीक्वेंसी के साथ भी प्लॉट किया होगा, स्क्वायर के साथ, क्यूब रूट, सबके साथ अलग 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 ग्राफ आया होगा। फाइनली अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ जब किया होगा तो स्ट्रेट लाइन आई होगी। भाई साइंटिस्ट तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, जो रिजल्ट सही, जो वो जस्टिफाई कर सकते हैं, जो उनको सही लगता है, वही तो पब्लिश किया जाता है ना। यस, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें करी होंगी, सारे अलग अलग ग्राफ प्लॉट करे होंगे, बट फाइनली स्ट्रेट लाइन किसके साथ आई? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड जेड के साथ। क्या ये क्लियर है? इसको लिख लो अपने वर्ड्स में, जैसे भी लिखना चाहो, कम से कम ये ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है? ये लिखो। जब मैं बोलती हूँ लिखो तो तुम एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हो। एटलीस्ट ये लिखो कि हेनरी मोज़ले कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बाय बम्बार्डिंग एलिमेंट्स विद कैथोड रेज। Henry Moseley conducted an experiment by bombarding elements with cathode rays. By bombarding elements with cathode rays. As a result, X-rays were produced. As a result, X-rays were produced. He then plotted a graph. Between under root of frequency of emitted X-rays. He then plotted a graph between under root of frequency of emitted X-rays and their respective atomic number. Frequency of emitted X-rays and their respective atomic number. The graph was a straight line with a positive slope. ये graph बना लो. This experiment proved that
this experiment proved that atomic number is a more fundamental property than atomic mass. This experiment proved that atomic number is a more fundamental property than atomic mass. ठीक है, और इसी बात पर इन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पहले था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मास वाला. इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मोजले ने क्या दे दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. लिखो, ही देन प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. he then proposed the modern periodic law. बताओ क्या रहेगा स्टेटमेंट लॉ का, मेंडलीव का याद है? नहीं. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मासेस हटाओ, नंबर लिख दो. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो लिख लो. ही देन प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच सेज properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. Properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. क्या ये समझाने की ज़रूरत है? मेंडलीव में मैं समझा चुकी हूँ. फंक्शन का मतलब डिपेंड कर रही हैं कौन किस पे, प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे, है ना. और पीरियोडिक टर्म क्यों लगाया है? क्योंकि जब आप एटॉमिक नंबर को अरेंज करोगे एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पे. और कैसे अरेंज होंगे कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होंगी, पीरियोडिसिटी आ जाएगी, है ना. तो जो एलिमेंट है ऊपर वाला उसकी प्रॉपर्टीज नीचे वाले पर रिपीट होंगी, नीचे वाले की उसकी नीचे वाले पर रिपीट होंगी. देयर विल बी अ रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज. और इसी रिपीटिशन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, पीरियोडिक. राइट. तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं बोथ फिजिकल एंड केमिकल, दे आर डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर. आप एटॉमिक नंबर को अरेंज करो, एलिमेंट्स ऐसे अरेंज होंगे कि रेगुलर इंटरवल पर प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी. यानी वो कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं. तो ये क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और इसी लॉ पर बेस्ड फिर क्या बन गई हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल.